जब एक लड़का अनंत शक्ति पाने के लिए अंडरवर्ल्ड से भी सौदा करने का फैसला कर ले, अपनी आत्मा बेचने से लेकर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, और बदले में उसे उस दौर के सबसे आधुनिक, सबसे घातक हथियार हासिल हो जाएं, उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। उसे वो दिन याद आया जब एली खुशी से उसका स्वागत करती थी और कहती थी कि मास्टर फाशी उसे बहुत मानते हैं और वो जल्द ही एक आधिकारिक चेला बन जाएगा। लेकिन चेमो हमेशा उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था। वो कई बार एली से कह चुका था कि उसके पीछे आना बंद करे और उससे दूर रहे, क्योंकि वो खुद को उसके योग्य नहीं मानता था। उसी समय लूक वहां आया और व्यंग्य करते हुए बोला कि कम से कम चेमो को अपनी औकात का तो एहसास है। उसने उसे अपने हथियार साफ करने का आदेश दिया और कहा कि अगली सुबह सूर्योदय से पहले वो उसके साथ डार्क फॉरेस्ट जाएगा, जहां वे डार्क मैजिक बीस्ट का शिकार करेंगे। लूक ने एक नए चेले पर अफसोस भी जताया। दूसरी ओर कुछ सैनिक आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें पिछली ट्रेनिंग याद थी और वे कह रहे थे कि युवा मालिक के मामलों में नौकरों को दखल नहीं देना चाहिए। वे ये भी कह रहे थे कि चैमो ने एली जैसी लड़की के कारण पिछली लड़ाई में दो भावी चेलों की जान ले ली थी। चैमो ने सैनिकों के माध्यम से युवा मालिक तक अपना संदेश पहुंचाने को कहा कि उसे एली में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका एकमात्र सपना केवल जादू सीखकर एक आधिकारिक चेला बनना है। लूक ने हंसते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एली को केवल ताकतवर जादूगर ही पसंद आते हैं। उसने चैमो को फिर से याद दिलाया कि अगली सुबह सूरज निकलने से पहले महल के द्वार पर उसका इंतजार करे। उधर एली ने मुस्कुराते हुए चैमो को शुभकामनाएं दी। लूक अपने प्रभाव का बखान करते हुए कहने लगा कि उसके पास केवल जॉम्बी स्वॉर्ड्समैन जैसे सम्मन किए हुए जीवी नहीं है, बल्कि एक अनुभवी योद्धा गार्ड भी है, जो अकेले 10 से भी अधिक कंकालों का सामना कर सकता है। उसने दोबारा दोहराया कि अगले दिन वे डार्क फॉरेस्ट जाकर डार्क मैजिक बीस्ट का शिकार करेंगे। यह सुनकर चेमो के मन में एक अशुभ आभास पैदा हुआ। उसे लगा कि इस बार शिकार पर जाने वाला कोई भी व्यक्ति डार्क फॉरेस्ट से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। उसे यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है। पिछली बार वो दूसरों के हाथों की कठपुतली बन गया था, लेकिन इस बार उसने मन ही मन कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर फिर से उस लड़की की बलि का बकरा नहीं बनेगा। अपने कमरे में लौटकर चेमो ने ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। उसे अच्छी तरह याद था कि बलि की वेदी अंडरवर्ल्ड से जुड़ सकती है और कंकालों तथा जॉम्बी जैसे मृत जीवों को बुलाने की शक्ति रखती है। केवल इतना ही नहीं, बलि या विशेष मंत्रों के माध्यम से वह और भी अधिक शक्तिशाली अस्तित्वों से संपर्क स्थापित कर सकती थी और उनकी सहायता प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन इसके लिए या तो बहुत अधिक धन संपत्ति चाहिए थी या फिर किसी गुरु की दीक्षा। चेमो तो केवल एक साधारण चेला था, इसलिए उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं था। काफी देर सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस समय उसके पास केवल अपने रक्त संबंध का सहारा ही बचा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार रक्त की बलि जादू को उसके मूल स्रोत तक पहुंचा सकती थी और उस सबसे विश्वसनीय शक्ति को खोज सकती थी जो अपने वंशज की पुकार का उत्तर दे। ये सोचकर चैमो ने अपने हाथ का रक्त बलि की वेदी पर अर्पित किया और अपने महान पूर्वजों की भूमि से प्रार्थना की। उसने घोषणा की कि चाहे उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे अपनी आत्मा बेचनी पड़े या जीवन भर किसी का गुलाम बनना पड़े, वो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है। बस उसे इतनी शक्ति मिल जाए कि वो अपना भाग्य बदल सके। जैसे ही रक्त की बलि पूरी हुई, रहस्यमयी प्रणाली सक्रिय हो गई। एक यांत्रिक आवाज गूंजने लगी कि अंडरवर्ल्ड से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद आयामों के निर्देशांक एक एक करके सामने आने लगे। नादिया खान्या सुपर गैलेक्सी, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, उसके बाद सोलर सिस्टम, फिर डांशियन और विंटर सोल्स्टिस। अंत में आवाज ने शुरुआत 888 की घोषणा की। ये सब देखकर चैमो को लगा कि शायद सब कुछ नष्ट हो गया है और उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि संपर्क वास्तव में स्थापित हो चुका है। उसकी आंखों में खुशी छलक उठी और वो उत्साह से चिल्ला उठा कि वो सफल हो गया है। तभी उसके सामने एक संदेश प्रकट हुआ। संदेश भेजने वाले ने उसे साथी कहकर संबोधित किया और बताया कि उसका संदेश प्राप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। समय की कमी के कारण वे पूरी सहायता नहीं भेज पाए, लेकिन उम्मीद है कि जो कुछ भेजा गया है वो उसकी मदद करेगा। संदेश में उसे ये भी याद दिलाया गया कि वो इस दुनिया में अकेला है, इसलिए अपनी सुरक्षा को हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता बनाए रखे। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, उसे डटे रहना होगा। अंत में संदेश ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी मातृभूमि और उसके करोड़ों देशवासी हमेशा उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। ये सुनकर चैमो भावुक हो गया। उसने केवल एक हथियार मांगा था, लेकिन बदले में उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पूरा संसार ही सौंप दिया हो। अगली सुबह तय समय पर चैमो महल के द्वार पर पहुंचा, जहां लूक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। लूक हंसते हुए बोला कि सच में कुछ लोग मौत से नहीं डरते और चैमो तो उम्मीद से भी पहले आ गया। उसने एली को आगे जाकर इंतजार करने का आदेश दिया, क्योंकि वह चैमो से अकेले में कुछ बात करना चाहता था। इसके बाद उसने चैमो से पूछा कि मरने से पहले अगर उसे कुछ कहना है तो अभी कह दे। चैमो ने आखिरी बार विनती करते हुए पूछा कि क्या उसे इस अभियान पर साथ ले जाना जरूरी है। लूक ने उसकी बात का मजाक उड़ाया और कहा कि बड़ों का सम्मान न करने का उसका रवैया बेहद कष्टदायक है। तब चैमो ने सीधे पूछ लिया कि क्या लूक सचमुच उसके साथ आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। यह सुनकर लूक गुस्से से भड़क उठा। उसने चैमो को नाली का चूहा कहकर उसकी औकात याद दिलाई और धमकी दी कि अगर वो तुरंत पीछे नहीं आया तो यहीं मार डाला जाएगा। कुछ समय बाद वे सभी डार्क फॉरेस्ट पहुंच गए।
वहां पहुंचते ही लूक ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब उस छोटे चूहे के काम आने का समय आ गया है। चैमो ने चारों ओर नजर दौड़ाई और अपने मन में डार्क मैजिक बीस्ट की असली प्रकृति को याद किया। यह एक भ्रष्ट युद्ध कला से पैदा हुआ जीव था, जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हर व्यक्ति को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता था। वह जमीन में फैली अपनी जड़ों को बाहर निकालकर एक चलता फिरता राक्षस बन जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेहद धीमी गति थी। उसी समय डार्क मैजिक बीस्ट सक्रिय हो गया। लूक झुंझलाकर उस मूर्ख जीव को कोसने लगा और अपने दोनों जॉम्बी स्वॉर्ड्समैन को आदेश दिया कि वे आगे बढ़कर उस राक्षस को खत्म कर दें। इसके बाद उसने अपने गार्ड नंबर 11 को एली को साथ लेकर जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का आदेश दिया। गार्ड ने तुरंत आदेश का पालन किया और एली को लेकर वहां से चला गया। अब वहां केवल लूक और चेमो रह गए। लूक ने चेमो की ओर देखते हुए कहा कि लगता है उसने आखिरकार अपनी किस्मत स्वीकार कर ली है। उसने अफसोस जताते हुए कहा कि अगर चेमो को केवल 6 महीने और मिल जाते तो शायद वह भी उसकी तरह एक आधिकारिक चेला बन सकता था। लेकिन उसके अनुसार चेमो जैसे नीच इंसान को ऐसा अधिकार कभी नहीं मिल सकता। उसने घमंड से कहा कि जो लोग उसकी बात मानते हैं वे उसके कुत्तों की तरह जीते हैं, और जो उसकी बात नहीं मानते वे उसके कुत्तों का भोजन बन जाते हैं। इतना कहकर लूक ने अचानक आदेश दिया कि श्याओ बाई बंदूक चलाए। लेकिन उसी क्षण चेमो ने भी ऊंची आवाज में अपने सम्मन किए हुए साथी श्याओ बाई को बाहर आने का आदेश दे दिया। सामने कंकाल योद्धा प्रकट होते ही लूक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि चाहे चेमो के पास कितनी भी अच्छी धनुष बाण क्यों न हो, वो उससे बच नहीं पाएगा। उसने लगातार फायर करने का आदेश दिया। तभी उसके साथ मौजूद लोगों ने घबराकर युवा मालिक को सावधान रहने की चेतावनी दी। लूक ने तुरंत अपने जॉम्बी स्वॉर्ड्समैन को आदेश दिया कि वे इस नीच चेले को मार डालें और साथ ही श्याओ बाई को फिर से निशाना लगाने का हुक्म दिया। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। चेमो पूरी तरह शांत था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि वो लूक को पहले ही एक मौका दे चुका था। अगले ही पल संघर्ष अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। लड़ाई खत्म होते ही एली दौड़ती हुई वहां पहुंची। सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई और चेमो से पूछने लगी कि उसने ये क्या कर दिया। चेमो ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो मजबूर था और पहले उसकी बात सुन ले। लेकिन एली ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो वापस जाकर मास्टर फाशी को सब कुछ बता देगी और वे लोग इस घटना में किसी भी तरह शामिल नहीं हो सकते। उसी समय साथ आया हुआ सैनिक गुस्से में एली पर चिल्लाया कि अब नाटक बंद करे। युवा मालिक मर चुका है और अगर वे तुरंत वहां से नहीं भागे तो उन सब में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए चेमो ने दोनों से कहा कि वे उसके साथ जून कैंप चलें। वहां एक फ्लाइंग शिप मौजूद है जिससे वे तीनों कहीं भी सुरक्षित जा सकते हैं। लेकिन एली ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर वो चेमो की शिकायत नहीं करेगी तो वो भी मारी जाएगी। इतना कहते ही उसने आइस मैजिक का प्रयोग किया। सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए आवाज लगाई कि वो रुके और भागे नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन दोनों के चले जाने के बाद चेमो ने चारों ओर बिखरे शवों की ओर देखा और गहरी सांस ली। उसके मन में घमंडी रईस, अपने मालिक के प्रति वफादार सैनिक, धोखेबाज लड़की और उस पागल नौकर की छवियां एक साथ उभर आईं। उसने सोचा कि शायद अच्छा ही हुआ कि सब मर गए, क्योंकि अब सारी उलझनें हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। इसके बाद चेमो अकेला जून कैंप की ओर रवाना हुआ। लंबी यात्रा के बाद वो आखिरकार वहां पहुंच गया। उसे पता था कि यह स्थान सेंटोर जनजाति की सुरक्षा में था और यहीं से जुलाई फेडरेशन जाने वाली फ्लाइंग शिप रवाना होती थी। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह समय पर उस फ्लाइंग शिप में सवार हो गया तो युवा मालिक का परिवार कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कैंप के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही सेंटोर गार्ड ने उसे रोक लिया और कठोर स्वर में पूछा कि महान और आदरणीय सेंटोर जनजाति के क्षेत्र में आने का उसका उद्देश्य क्या है। चेमो ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया कि उसे एक अच्छे गाइड और एक भरोसेमंद डॉक्टर की आवश्यकता है। तभी काज्या नाम का एक गाइड आगे आया और विनम्रता से उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। रास्ते में एक दुकानदार ने मजाक करते हुए काज्या से पूछा कि वो इस आवारा को कहां से पकड़ लाया है। काज्या ने गर्व से बताया कि इस मेहमान ने उसे एक सिक्का दिया है और अब वो उसका आधिकारिक गाइड है, इसलिए वो उसके सबसे सम्मानित मेहमानों में से एक है। दुकानदार ने आग्रह किया कि वो इस मेहमान को पहले उसकी दुकान पर ले आए, लेकिन काज्या ने मना कर दिया और कहा कि पहले वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएगा। रास्ते में चेमो ने देखा कि वहां कई ऐसे लोग रह रहे थे जो सेंटोर नहीं थे। उसने काज्या से इसके बारे में पूछा। काज्या ने मुस्कुराते हुए बताया कि वे लोग केवल यहाँ रहते हैं और जून कबीले के मित्र हैं, इसलिए यह स्थान फिर भी जून कैंप ही कहलाता है। इतना कहकर वह चेमो को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ गया। डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही कुछ गार्डों ने चेमो और काज्या को रोक लिया। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा कि वे कौन हैं और कैंप के पास आने का उनका क्या इरादा है। काज्या तुरंत नाराज हो गया और बोला कि वे लोग जून सेंटोर कबीले को चुनौती दे रहे हैं। इसके बावजूद गार्ड ने चेमो से कहा कि वो सच सच बताए कि डार्क फॉरेस्ट के इस कैंप में आने का उसका उद्देश्य क्या है। चेमो ने शांत स्वर में समझाया कि यहाँ कोई गलतफहमी हुई है। जब गार्ड ने उसे वहीं रुकने का आदेश दिया तब चेमो ने बताया कि काज्या उसका काम पर रखा हुआ गाइड है और उसने उससे केवल अपने घावों के इलाज के लिए एक डॉक्टर ढूंढने को कहा था। गार्ड ने चेमो की हालत देखकर माना कि उसे सचमुच डॉक्टर की जरूरत है। चेमो ने विनम्रता से कहा कि वो इलाज के बदले उचित कीमत चुकाने को तैयार है। गार्ड ने मन ही मन सोचा कि इस नेक्रोमेंसर का सम्मान किया हुआ जीव तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन उसकी बातचीत का तरीका बेहद शांत और सभ्य है। इसके बाद उसने अपने एक सैनिक को आदेश दिया कि वो जाकर लिंडा साहिबा को सूचना दे कि एक घायल नेक्रोमेंसर उनकी सहायता चाहता है। उसी समय कैंप के भीतर लिंडा राजकुमार को
शाही शिष्टाचार सिखा रही थी। वो उसे समझा रही थी कि जेड किंगडम के 22वें उत्तराधिकारी होने के नाते उसे हमेशा गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ताकि उसका शाही व्यक्तित्व झलके। राजकुमार ने अनमने ढंग से हामी भर दी। लिंडा ने उसे याद दिलाया कि उसकी माँ ने उसे केवल इसी जिम्मेदारी के साथ छोड़ा था कि वो राजकुमार के भविष्य का ध्यान रखे। राजकुमार ने स्वीकार किया कि अगर लिंडा न होती तो उसके स्वार्थी भाई बहन उसे बहुत पहले मार चुके होते। लेकिन अगले ही पल लिंडा ने शिकायत की कि इस महीने में ये 23वीं बार है जब राजकुमार पढ़ाई से बचने के लिए कोई न कोई बहाना बना रहा है। राजकुमार ने मासूमियत से कहा कि वो सच में इतनी मोटी किताबें याद नहीं रख सकता और कोई भी इंसान उन्हें कैसे याद कर सकता है। इसी दौरान कैप्टन पेई वेन वहां पहुंचा। उसने लिंडा को बताया कि कैंप के बाहर एक घायल नेक्रोमेंसर आया है जो उनकी मदद चाहता है। ये सुनते ही राजकुमार उत्साहित हो उठा। उसने कल्पना की कि शायद वही नेक्रोमेंसर होगा जो बड़े ड्रैगन पर उड़ता है, और वो तुरंत उससे मिलने की जिद करने लगा। लिंडा ने समझाया कि नेक्रोमेंसर अक्सर खतरनाक जीवों से समझौते करते हैं और ये बहुत जोखिम भरा पेशा है, इसलिए उसके लिए उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। लेकिन राजकुमार बार बार विनती करता रहा। लिंडा ने सोचा कि पेईवेन को सीधे डॉक्टर लॉक के पास जाना चाहिए था। फिर भी आखिरकार उसने राजकुमार की जिद मान ली। उसने एक शर्त रखी कि वहां पहुंचने के बाद राजकुमार उसकी हर बात मानेगा और उस नेक्रोमेंसर के ज्यादा करीब नहीं जाएगा। राजकुमार खुशी खुशी तैयार हो गया और दोनों कैंप के द्वार की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही राजकुमार उत्साह से सैनिकों से पूछने लगा कि नेक्रोमेंसर कहाँ है और वो बड़ा ड्रैगन कहाँ उड़ रहा है। लेकिन जब उसे कोई विशाल ड्रैगन दिखाई नहीं दिया तो वो हैरान रह गया और पूछने लगा कि क्या नेक्रोमेंसर उड़कर चला गया। तभी चैमो आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला कि यदि वो गलत नहीं है तो जिस नेक्रोमेंसर की बात हो रही है वो वही है। ये सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि नेक्रोमेंसर ऐसा भी दिख सकता है। उल्टा उसे चैमो का छोटा सा सम्मन किया हुआ जीव बहुत प्यारा लगा। लिंडा ने तुरंत राजकुमार को सावधान रहने के लिए टोका, लेकिन राजकुमार उत्सुकता से उस जीव को देखकर खुश होता रहा। लिंडा ने स्थिति संभालते हुए चेमो से पूछा कि क्या वो सचमुच इलाज करवाना चाहता है। चेमो ने विनम्रता से उत्तर दिया कि हाँ, और वो उपचार के बदले उचित कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तब लिंडा ने उसका परिचय कैंप के सबसे कुशल चिकित्सक डॉक्टर लॉक से कराया और उनसे चेमो के घावों की जांच करने का अनुरोध किया। डॉक्टर लॉक ने ध्यान से उसके घाव की जांच की और बताया कि ये केवल एक साधारण तीर का घाव है। इसमें किसी प्रकार का जादुई प्रभाव नहीं है, बस संक्रमण हो गया है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर चेमो मन ही मन जादू की अद्भुत शक्ति पर आश्चर्य करने लगा। इलाज पूरा होने के बाद उसने डॉक्टर लॉक का धन्यवाद किया और पूछा कि उसे इसके बदले कितना भुगतान करना होगा। डॉक्टर लॉक ने मुस्कुराकर कहा कि किसी भुगतान की आवश्यकता नहीं है, ये उनका कर्तव्य था। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या चेमो को किसी और चीज की जरूरत है। चेमो ने मन ही मन महसूस किया कि शायद ये लोग वास्तव में नेक्रोमेंसरों को पसंद नहीं करते। फिर भी उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता की। उसने एक बार फिर सभी का धन्यवाद किया और कहा कि यदि भविष्य में कभी अवसर मिला तो वो इस उपकार का बदला अवश्य चुकाएगा। इसके बाद वो वहां से विदा लेने लगा। चेमो के जाते ही राजकुमार निराश हो गया। उसने अफसोस जताया कि वो तो अभी उसके साथ खेल भी नहीं पाया था और नेक्रोमेंसर चला गया। इसके बाद लिंडा से उसकी राय पूछी गई। लिंडा ने शांत स्वर में कहा कि उसकी नज़र में चेमो शायद किसी बड़े और संपन्न घराने का भटका हुआ लड़का है, इसलिए उसकी अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजकुमार ने शिकायत की कि लिंडा ने चेमो को थोड़ी देर और क्यों नहीं रोका, लेकिन लिंडा ने उसका ध्यान तुरंत उसकी हरकतों की ओर दिलाया। उसने कहा कि आज उसका व्यवहार किसी राजकुमार जैसा बिल्कुल नहीं था, इसलिए अब उसे तंबू में चलकर दोगुनी पढ़ाई करनी होगी। ये सुनते ही राजकुमार घबरा गया और दर्द की शिकायत करते हुए लिंडा से धीरे चलने की विनती करने लगा। ये दृश्य देखकर काज्या हंस पड़ा। कुछ देर बाद काज्या चेमो को कैंप की इकलौती सराय में ले गया। उसने बताया कि यहाँ ठहरने का किराया थोड़ा महंगा है, लेकिन सेंटोर कबीले की सुरक्षा के कारण ये पूरी तरह सुरक्षित स्थान है जहां वो निश्चिंत होकर आराम कर सकता है। चेमो ने काज्या का दिल से धन्यवाद किया। उसने कहा कि उसकी मदद की वजह से आखिरकार उसके घावों का इलाज हो पाया और वो उसके जीवन का सबसे बेहतरीन गाइड साबित हुआ। इसी दौरान सराय के भीतर कुछ सैनिक आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। वे लूकस का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो फिर से बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। किसी ने हंसते हुए याद दिलाया कि पिछली बार जब लूकस एक लड़की से मिलने गया था तो डर के मारे कांप रहा था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। चेमो सराय के मालिक के पास पहुंचा और एक कमरा मांगा। मालिक ने बताया कि एक रात ठहरने का किराया 5 सिक्के है। चेमो ने तुरंत पूछा कि फ्लाइंग शिप कब रवाना होगी। मालिक ने बताया कि उसके जाने में अभी 3 दिन बाकी हैं। ये सुनकर चेमो ने 3 दिनों का किराया एक साथ चुका दिया और अपने कमरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। सराय में बैठे सैनिक अब भी लूकस से उसकी रहस्यमयी नौकरी के बारे में सवाल पूछ रहे थे। वे कह रहे थे कि जब तक वो ये नहीं बताएगा कि उसे किस काम के लिए रखा गया है, तब तक वे उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लूकस हंसते हुए बोला कि ये उसका निजी राज है और वो उसे मुफ्त में किसी को नहीं बताएगा। ये बातचीत सुनकर चेमो ने सराय के मालिक से पूछा कि वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मालिक ने समझाया कि लूकस दावा कर रहा है कि उसे किसी बड़े घराने से एक महत्वपूर्ण काम मिला है, लेकिन बाकी सैनिक उसकी बात को झूठ समझ रहे हैं। ये सुनकर चेमो के मन में शंका पैदा हुई। उसने सोचा कि कहीं ये वही बड़ा घराना तो नहीं जिसके लोग कैंप के बाहर रुके हुए हैं। सच्चाई जानने के लिए वो लूकस के पास गया और उदारता दिखाते हुए उसकी आज की सारी शराब का खर्च अपने ऊपर लेने की बात कही। बदले में उसने लूकस से उसका वो राज सुनाने का अनुरोध किया।
लूकस चेमो की समझदारी से खुश हो गया और हंसते हुए पूछने लगा कि वो सबसे पहले क्या जानना चाहता है। चेमो ने उसे सफेद शहर के बारे में बताने को कहा। यह सुनकर लूकस गर्व से बोला कि उसने बिल्कुल सही आदमी से सवाल किया है, क्योंकि वहां मौजूद बाकी लोगों में से कोई भी कभी उस शहर तक नहीं पहुंचा। चेमो ने फिर पूछा कि क्या सफेद शहर बहुत खतरनाक जगह है। लूकस ने सिर हिलाते हुए बताया कि शहर खुद बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अगर कोई वहां के बड़े लोगों को तय टैक्स देता रहे और उनके बनाए नियमों का पालन करे, तो वही शहर सबसे सुरक्षित जगह बन जाता है। असली खतरा तो उनके जैसे सैनिकों के लिए है, जो हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर घूमते हैं। उसने कड़वाहट से कहा कि उनकी जिंदगी तो किसी कुत्ते से भी बदतर है। उधर दूसरे सैनिक अपनी शराब के जाम उठाकर अपनी छोटी सी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। चेमो ने उनकी ओर ध्यान न देते हुए लूकस से कहा कि वे अपनी बातचीत जारी रखें। उस रात दोनों के बीच बहुत लंबी चर्चा हुई। उन्होंने सैनिकों की जिंदगी, अलग अलग कबीलों, बड़े घरानों और सफेद शहर के बारे में विस्तार से बातें की। इस बातचीत से चेमो को इस दुनिया के बारे में पहले से कहीं अधिक जानकारी मिल गई। अगली सुबह अचानक काजा जोर जोर से आवाज लगाते हुए चेमो को जगाने आ गया। उसने जल्दी बाहर आने के लिए कहा। बाहर निकलने पर चेमो ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। काजा ने बताया कि लूकस खबर लाया है कि फ्लाइंग शिप का समय अचानक बदल दिया गया है और वह अभी तुरंत रवाना होने वाली है। उसने चेमो से कहा कि वो बिना देर किए अपना सामान समेटे और तुरंत चल पड़े। ये सुनकर चेमो चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि फ्लाइंग शिप का समय अचानक कैसे बदल सकता है। वह बिना समय गंवाए तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। फ्लाइंग शिप तक पहुंचते ही चेमो ने उसे रुकने की विनती की, लेकिन प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड ने उसे रोक दिया। गार्ड ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस फ्लाइंग शिप में आम लोगों के लिए कोई टिकट नहीं है और उसे अगली शिप का इंतजार करना होगा। चेमो ने तुरंत कहा कि वह दुगुनी कीमत देने को तैयार है, लेकिन गार्ड ने समझाया कि यह पैसों का मामला नहीं है। तब चेमो ने 2 सिक्के और देने की पेशकश की। फिर भी गार्ड असमंजस में ही खड़ा रहा। उसी समय लिंडा वहां आ गई। उसने चेमो से कहा कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस फ्लाइंग शिप को उनके कबीले ने पूरी तरह बुक कर रखा है। चाहे वो एक सोने का सिक्का भी दे दे, उसे जहाज पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। तभी राजकुमार ने चेमो को पहचान लिया और उत्साहित होकर पूछा कि क्या वो वही नेक्रोमेंसर है। उसने ये भी जानना चाहा कि उसका छोटा कंकाल श्याओबाई कहाँ है। चेमो ने विनम्रता से बताया कि दूसरों को डराने से बचने के लिए उसने श्याओबाई को कुछ समय के लिए वापस भेज दिया है। राजकुमार ने खुशी से उसका नाम दोहराया, लेकिन लिंडा ने तुरंत उसे अपनी शालीनता बनाए रखने की याद दिलाई। इसके बाद लिंडा ने चेमो से पूछा कि आखिर वह चाहता क्या है। चेमो ने गंभीरता से अनुरोध किया कि उसे फ्लाइंग शिप पर आने दिया जाए। उसने बताया कि उसके पास एक बेहद जरूरी काम है और उसे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना होगा। लिंडा ने शांत स्वर में कहा कि किसी अनजान नेक्रोमेंसर को फ्लाइंग शिप पर चढ़ने देना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। तभी चेमो ने उन्हें एक छोटी सी भेंट देते हुए अनुरोध किया कि वे इसे स्वीकार कर लें। उस दुर्लभ कलाकृति को देखकर लिंडा के मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि इतनी अनोखी वस्तु किसी साधारण नेक्रोमेंसर के पास नहीं हो सकती। निश्चित ही इस युवक का अतीत किसी बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है। राजकुमार फिर से लिंडा से विनती करने लगा कि चेमो को उनके साथ आने दिया जाए। अंततः लिंडा ने राजकुमार की खुशी के लिए अनुमति दे दी, हालांकि उसके मन में चेमो के इरादों को लेकर संदेह अभी भी बना हुआ था। यह सुनते ही राजकुमार खुशी से चेमो को अपने साथ ऊपर चलने के लिए बुलाने लगा। चेमो मन ही मन सोचने लगा कि लिंडा को संभालना वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन आखिरकार उसे इस जगह से निकलने का रास्ता मिल गया था। जहाज पर चढ़ने से पहले एक सैनिक ने चेमो से कहा कि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे इतनी कीमती दवा मिल गई, जो मुश्किल समय में उसकी जान बचा सकती है। तभी चेमो ने गार्ड को रोककर उससे अनुरोध किया कि वो उसकी ओर से राजकुमार को एक छोटा सा तोहफा पहुंचा दे। गार्ड ने उत्सुकता से पूछा कि वो क्या है। चेमो ने बताया कि वो एक छोटा सा हथियार है जो विस्फोट कर सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल करते समय उससे उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। गार्ड ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक उस वस्तु की पूरी तरह सुरक्षा जांच नहीं हो जाती, वो उसे राजकुमार को नहीं देगा। साथ ही उसने चेमो को चेतावनी दी कि पूरी यात्रा के दौरान वह राजकुमार से उचित दूरी बनाए रखे। चेमो ने शांतिपूर्वक उसकी बात स्वीकार कर ली। मन ही मन उसने सोचा कि इस दुनिया के लोग अपने मालिक के प्रति सचमुच अत्यंत वफादार होते हैं। 6 दिनों की यात्रा के बाद फ्लाइंग शिप आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गई। चेमो ने मन ही मन सोचा कि जितना अधिक समय बीतता जाएगा, उसके लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए अब उसे बिना समय गंवाए आगे बढ़ना होगा। इसी बीच लिंडा ने उसे रुकने के लिए पुकारा। चेमो ने राजकुमार का धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे फ्लाइंग शिप में स्थान दिया और पूछा कि क्या कोई और बात है। तभी राजकुमार ने मुस्कुराते हुए प्रस्ताव रखा कि क्यों न चेमो आगे भी उनके साथ ही चले। चेमो ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने बताया कि उसे तुरंत सफेद शहर जाना है, क्योंकि वहां उसे जादू की पढ़ाई करनी है और इसलिए वो उनके साथ नहीं जा सकता। लिंडा ने भी राजकुमार को समझाया कि मिस्टर चेमो का अपना महत्वपूर्ण काम है और उन्हें उसका समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। राजकुमार ने थोड़ी निराशा के साथ ये बात मान ली, लेकिन जाते जाते उसने उत्साह से पूछा कि क्या वो कभी सफेद शहर आकर श्याओ बाई के साथ खेल सकता है। चेमो मुस्कुराकर बोला कि वो जब चाहे वहां आ सकता है। ये सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो गया। लिंडा ने उसे साथ चलने का संकेत दिया और दोनों वहां से रवाना हो गए। चेमो ने उन्हें अलविदा कहा। चेन मूर एक अस्थायी मार्ग पत्र बनवाने के लिए स्थानीय कार्यालय पहुंचा। उसने अधिकारी से बैशी शहर जाने की अनुमति मांगी और बताया कि वह अपने चाचा ल्यूक से मिलने जा रहा है। अधिकारी ने ल्यूक के बारे में कई अजीब सवाल पूछे। पहले उसने पूछा कि क्या ल्यूक एक टांग से लंगड़े बूढ़े आदमी हैं। चेन ने शांतिपूर्वक बताया कि उसके चाचा के दोनों पैर बिल्कुल ठीक हैं। फिर अधिकारी ने पूछा कि क्या वो एक आंख से काने हैं।
लेकिन चेन ने यह भी साफ कर दिया कि उसके चाचा पूरी तरह स्वस्थ हैं। अंत में अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो किसी ऐसे ल्यूक के कारण किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता और चेन को समझदारी से काम लेने की सलाह दी। मार्ग पत्र मिलने के बाद चेन अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। रास्ते में एक व्यापारी ने उसका स्वागत करते हुए अपनी घोड़ा गाड़ियों की खूब प्रशंसा की। उसने बताया कि राजधानी जाने वाले मार्ग पर अक्सर डाकू हमला करते हैं और यात्रियों को लूट लेते हैं, लेकिन उसके कैरेज हाउस की गाड़ियां सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। उसकी बातों से साफ था कि वो चेन को अपनी सेवा लेने के लिए आकर्षित करना चाहता था। यात्रा के दौरान चेन ने रास्ते में दो राहगीरों को रहस्यमयी तुकबंदियों और संकेतों जैसी बातें करते सुना। वे आयरन चेन, भूमिगत सुरंगों, काली उकाबों, सूर्योदय पुल, पहाड़ों के पक्षियों, जंगलों, नई लकड़ियों, चांदी की लकड़ी के व्यापार, अंकुरों, बाघों की दहाड़ और शराब के बर्बाद होने जैसी बातें कर रहे थे। उनकी पूरी बातचीत किसी गुप्त संदेश या सांकेतिक भाषा जैसी प्रतीत हो रही थी, जिसे साधारण लोग आसानी से समझ नहीं सकते थे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही डाकुओं ने रास्ता रोक लिया और यात्रियों पर हमला करने का नाटक शुरू कर दिया। चेन ने उनके घटिया अभिनय को देखते ही मन उसका मजाक उड़ाया। उसने अपने साथी को आदेश दिया कि जैसे ही कोई पास आए, बिना झिझक तीर चला देना। डाकुओं ने उसे गालियां देते हुए बाहर निकलने की चुनौती दी, लेकिन चेन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि इतनी कमजोर ताकत के साथ वे डाकू बनने की हिम्मत कैसे कर बैठे। हमला शुरू होते ही डाकू बुरी तरह घायल होने लगे। एक डाकू दर्द से तड़पते हुए चेन को गालियां देता रहा, लेकिन चेन ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। उसने अपने कंकाल साथी शियाओ बाई को आदेश दिया कि वो जाकर बचे हुए दुश्मनों का भी काम तमाम कर दे। इससे थोड़ी ही देर में पूरा खतरा समाप्त हो गया और चेन बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा आगे बढ़ाने लगा। डाकुओं से निपटने के बाद चेन एक सराय में पहुंचा। वहां उसने भोजन किया और उसकी तारीफ करते हुए कहा कि खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। भोजन समाप्त करने के बाद उसने सराय में मौजूद लोगों से बताया कि वह वृद्ध जॉन को ढूंढ रहा है और उसे उसके चाचा ल्यूक ने भेजा है। जॉन ने ल्यूक का नाम सुनते ही उसे उस बूढ़े शराबी के रूप में याद किया जो हमेशा नशे में धुत रहता था। इसी दौरान चेन से जानबूझकर या अनजाने में अपनी जेब की गांठ खुल गई और उसकी कुछ चीजें जमीन पर गिर पड़ी। उसने तुरंत सबसे माफी मांगते हुए कहा कि उसकी जेब की गांठ ढीली हो गई थी। जॉन ने मन ही मन सोचा कि यह लड़का अभी अभी एक आदमी को मार कर आया है, फिर भी बिल्कुल बेफिक्र होकर मुस्कुरा रहा है। उसे यकीन हो गया कि चेन का बैकग्राउंड साधारण नहीं है। उसने तुरंत सभी लोगों से कहा कि मेहमान की गिरी हुई चीजें उठाने में उसकी मदद करें। सराय में मौजूद सभी लोग आगे आए और चेन का सामान इकट्ठा कर दिया। चेन ने सबका दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद चेन एक व्यापारी से मिलने पहुंचा। उसने अपना परिचय चेन मूर के रूप में दिया और बताया कि उसे ल्यूक ने भेजा है। उसने व्यापारी से अनुरोध किया कि वह उसके लिए एक भाड़े के सैनिक की आधिकारिक पहचान बनवाने में मदद करे। व्यापारी ने ल्यूक का नाम सुनते ही मजाक करते हुए पूछा कि क्या वो वही जिंदा और हट्टा कट्टा बेवकूफ है। चेन ने इस पर ध्यान दिए बिना कहा कि उसके लिए रैंक कोई मायने नहीं रखती। वो केवल चाहता है कि पहचान जितनी जल्दी हो सके बन जाए। व्यापारी ने आश्वासन दिया कि अगले दिन वो उसे गिल्ड ले जाएगा और उसके सारे कागज तैयार करवा देगा। इसके बाद चेन ने उससे एक और मदद मांगी। उसने कहा कि उसे बीईई नदी का अच्छी तरह जानकार एक गाइड चाहिए और साथ ही उसके पास जो फुटकर सामान है उसे बेचने में भी सहायता चाहिए। व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अगले दिन दोनों गिल्ड के अस्तबल पहुंचे। वहां मौजूद अस्तबल का कर्मचारी नए प्रमोशन आवेदन देखकर चिढ़ गया और ताना मारते हुए बोला कि इस महीने यह न जाने कितने नंबर का आवेदन है, मानो पूरी गिल्ड ही उनके घर की हो। व्यापारी ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर नए लोग पंजीकरण कराने नहीं आएंगे तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अस्तबल वाले ने शिकायत की कि आजकल जरूरी सामान जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि बाहर हर तरफ डाकू और भगोड़े घूम रहे हैं। उसने चेन द्वारा लाए गए सामान को देखकर तिरस्कार से कहा कि यह सब घटिया सामान तो उसकी घोड़ा गाड़ी की मरम्मत का खर्च भी पूरा नहीं कर सकता। गिल्ड से बाहर निकलने के बाद व्यापारी ने चिंता जताई कि जल्द ही चीजों की कीमतें फिर बढ़ने वाली हैं। उसने चेन को बताया कि अगर वो अपनी रैंक बढ़ाना चाहता है तो उसे पेशेवर अपग्रेड परीक्षा देनी होगी। साथ ही उसने ये भी बताया कि ये पूरी प्रक्रिया नए लोगों का शोषण करने का एक पुराना तरीका है। उसके अनुसार पूरी गिल्ड की व्यवस्था भीतर से सड़ चुकी है और यदि हालात ऐसे ही रहे तो देर सवेर एक बड़ा युद्ध होना तय है। व्यापारी ने अपना वादा निभाते हुए चेन के लिए दो गाइड ढूंढ लिए। उसने उनका परिचय कराते हुए बताया कि उनमें से एक उसका पोता छोटा जॉन है, जिसे बीईई नदी का चलता फिरता नक्शा कहा जाता है। दूसरा लड़का एक भरोसेमंद साथी था, इसलिए दोनों मिलकर बॉडीगार्ड और संदेशवाहक की आदर्श जोड़ी बन सकते थे। दोनों ने सम्मानपूर्वक चेन का अभिवादन किया और उसकी सेवा करने की इच्छा जताई। चेन को उनकी योग्यता पसंद आई, इसलिए उसने बिना देर किए उन्हें अपने साथ चलने का निर्णय लिया और यात्रा की तैयारी करने का आदेश दिया। दोनों गाइड उत्साह के साथ उसके साथ चल पड़े। यात्रा के दौरान अचानक एक गाइड ने चेन का ध्यान आगे दिखाई दे रहे एक विशाल ग्लोरी मैच टावर की ओर दिलाया। उसने बताया कि इस प्रकार के टावर में प्रवेश केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो कम से कम लेवल 6 का जादूगर हो। ये सुनकर चेन ने दोनों गाइडों को वहीं रुककर उसका इंतजार करने का आदेश दिया और स्वयं टावर के अंदर चला गया। टावर के प्रवेश द्वार पर चेन ने अपना परिचय चेन मूर के रूप में दिया और विनम्रता से जादू सीखने की अनुमति मांगी।
लेकिन द्वारपाल ने उसे बताया कि इस वर्ष का प्रवेश काफी पहले ही समाप्त हो चुका है। यदि उसे प्रवेश चाहिए तो अगले वर्ष वसंत ऋतु में आना होगा, क्योंकि उसी समय जादुई तत्व सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और नए विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाती है। ये सुनकर चेन निराश तो हुआ, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि यदि इस टॉवर में जगह नहीं मिली तो वो किसी दूसरे मैच टॉवर की तलाश करेगा। बाहर लौटने पर गाइडों ने उससे पूछा कि अब आगे क्या करना है, और चेन ने यात्रा जारी रखने का फैसला किया। कुछ समय बाद वे एक दूसरे मैच टावर पहुंचे। चेन ने फिर से अपना परिचय दिया और जादू सीखने के लिए प्रवेश की अनुमति मांगी। लेकिन इस बार स्थिति और भी खराब निकली। वहां के द्वारपाल ने चेन को देखते ही पहचान लिया कि वह एक नेक्रोमेंसर है। उसने घबराकर उसे तुरंत दूर रहने को कहा और स्पष्ट कर दिया कि वह किसी मरे हुए जादूगर को अपने टावर में प्रवेश नहीं देगा। दूसरी बार भी असफल होने के बाद चेन को समझ आ गया कि उसके लिए जादू सीखने का रास्ता आसान नहीं होगा। रात होने पर चेन ने पास के एक कस्बे में रुकने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि जिस चीज पर उसे भरोसा था वह भी हर बार काम नहीं आती, इसलिए पहले सुरक्षित ठहरने की जगह ढूंढना जरूरी था। सराय में पहुंचने के बाद उसने अपनी अगली योजना बनाई। उसने महसूस किया कि मौजूदा परिस्थितियों में सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को और अधिक मजबूत करना आवश्यक है। साथ ही उसे डोंगशिया को हाल की स्थिति की रिपोर्ट भी भेजनी थी। उसने अपने दोनों गाइडों को बताया कि वो कुछ समय के लिए एकांत साधना में रहेगा। ये साधना 1-2 दिन भी चल सकती है, और आवश्यकता पड़ने पर 3, 5, 7 या 9 दिन तक भी। उसने उन्हें 300 कॉपर कॉइन्स दिए और आदेश दिया कि वे 24 घंटे बारी बारी से उसके कमरे की रखवाली करें। उसने सख्त हिदायत दी कि उसकी अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया जाए, यहां तक कि वे दोनों भी अंदर नहीं आए। दोनों गाइडों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी आज्ञा स्वीकार की और भरोसा दिलाया कि उसके साधना कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। चेन के एकांत साधना में प्रवेश करने के कुछ समय बाद उसके कमरे से अजीब तरह की आवाजें आने लगीं, जिन्हें सुनकर बाहर पहरा दे रहे गाइड घबरा गए। उसी समय चेन अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से डोंगशिया से संपर्क स्थापित करने में सफल हो गया। दूसरी ओर डोंगशिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। एक उच्च अधिकारी ने 3 लोगों को एक विशेष मुख्य टीम का नेतृत्व सौंपते हुए बताया कि उन्हें चौथे प्रोजेक्ट की कमान संभालनी होगी। उसने स्पष्ट किया कि यह मिशन अभूतपूर्व है और सीधे देश के भविष्य और भाग्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें पूरी निष्ठा और क्षमता के साथ काम करना होगा। सभी सैनिकों ने आदेश का पालन करने की शपथ ली और अधिकारी ने अंततः पूरी जिम्मेदारी शियांगदोंग को सौंप दी। शियांगदोंग ने दृढ़ विश्वास के साथ मिशन को हर हाल में पूरा करने का संकल्प लिया। कई दिनों की साधना के बाद चेन ने अपनी आंखें खोली। उसने महसूस किया कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले से तो बढ़ी है, लेकिन अभी भी सीधे बलिदान विधि का उपयोग करके संसाधन भेजने में उसकी अपनी ऊर्जा बहुत अधिक खर्च होती है और उसकी कार्यक्षमता भी संतोषजनक नहीं है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यदि वह भविष्य में डोंगशिया को आसानी से संसाधन भेजना चाहता है तो उसे किसी न किसी मैच टावर में प्रवेश करके सबसे बुनियादी विभाजन तंत्र सीखना ही होगा। तभी उसके संचार उपकरण से उसे संबोधित करते हुए आवाज आई, जिससे स्पष्ट हो गया कि डोंगशिया के साथ उसका संपर्क पूरी तरह स्थापित हो चुका है। उसी समय दूसरी ओर एक राजकीय काफिला घने जंगल से होकर गुजर रहा था। अचानक ओरकों के एक बड़े दल ने उन पर हमला कर दिया। सैनिकों ने खतरा देखते ही तीर चलाने शुरू कर दिए और पूरी ताकत से राजकुमारी की रक्षा करने लगे। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। चेन ने भी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए राजकुमारी को तुरंत वहां से भागने की चेतावनी दी। सैनिक लगातार लड़ते रहे, जबकि राजकुमारी की दासी उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करती रही। संघर्ष के दौरान इवांस गंभीर संकट में फंस गए। राजकुमारी उन्हें उस हालत में छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उनसे कोई नुकसान न पहुंचाने की गुहार लगाती रही। दासी उसे रोकती रही, लेकिन राजकुमारी अपने लोगों को बचाने के लिए व्याकुल थी। इसी बीच ओरकों का सेनापति मोरगुल स्वयं युद्धभूमि में पहुंचा। उसने अपना परिचय बोन क्रशिंग कबीले के प्रतिनिधि के रूप में दिया और घोषणा की कि वह ल्यूशवांग काउंटी की राजकुमारी को अपने प्रमुख के आदेश पर उत्तरी जनजाति में सम्मानित अतिथि के रूप में ले जाने आया है। दासी ने आश्चर्य जताते हुए पूछा कि आधे महाद्वीप को पार करके आने के पीछे उनका असली उद्देश्य क्या है, लेकिन मोरगुल ने केवल इतना कहा कि वह अपने प्रमुख के आदेश का पालन कर रहा है और व्यर्थ विरोध न किया जाए। अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए राजकुमारी ने स्वयं उनके साथ जाने का निर्णय ले लिया। सैनिकों ने उसे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन उसने अपने साथियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। मोरगुल उसकी इस सहमति से प्रसन्न हुआ और सम्मानपूर्वक उसे अपने मुख्य शिविर तक सुरक्षित ले जाने का आश्वासन दिया। ठीक उसी समय घटनाओं ने अचानक नया मोड़ लिया। चेन द्वारा पहले से तैयार किया गया जादुई विस्फोटक सक्रिय हो गया। उसने पहले ही समझाया था कि यह विस्फोट आग से जुड़ा होता है और इसका उपयोग करते समय जितना संभव हो उससे दूर रहना चाहिए। इवांस को उस नेक्रोमेंसर का दिया हुआ उपहार याद आया और उसने पूरी उम्मीद के साथ उसका प्रयोग कर दिया। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। मोरगुल क्रोध से चिल्ला उठा, जबकि ओरक सैनिक भयभीत होकर समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है। इवांस को तब विश्वास हो गया कि यह वास्तव में उसी नेक्रोमेंसर चेन का दिया हुआ उपहार था, जिसने सही समय पर सक्रिय होकर पूरी स्थिति पलट दी और राजकुमारी सहित सभी लोगों की जान बचा ली। भीषण विस्फोट के बाद ओरकों का हमला रुक गया और राजकुमारी तुरंत इवांस के पास पहुंची। उसने घबराकर उनकी कुशलक्षेम पूछी। इवांस ने उसे आश्वस्त किया कि वह सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि ओरक दोबारा हमला कर सकते हैं, इसलिए बिना समय गंवाए सभी को तुरंत वहां से निकलकर जियांशी शहर की ओर रवाना होना होगा।
दासी ये सोचकर हैरान थी कि क्या ये सब उस रहस्यमय लड़के की वजह से हुआ था। इवांस ने किसी भी तरह की चर्चा बंद करने का आदेश दिया और कहा कि सामान समेटने का समय नहीं है। उसने निर्देश दिया कि जितने घोड़े बचे हैं उन्हें तैयार किया जाए और केवल जरूरी पानी तथा भोजन साथ लिया जाए। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि ओरकों के घुड़सवार इतनी गहराई तक बिना किसी सूचना के कैसे पहुंच गए। उसे पूरा विश्वास हो गया कि उनके शिविर के भीतर कोई न कोई भेदी मौजूद है। दासी ने राजकुमारी को सावधानी से घोड़े पर बैठाया और पूरा दल तुरंत वहां से रवाना हो गया। यात्रा के दौरान राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ती गई। उसने इवान से पूछा कि उन्होंने आखिर ऐसा क्या फेंका था जिससे इतनी भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। इवांस ने स्वीकार किया कि वो स्वयं भी उस वस्तु के बारे में अधिक नहीं जानते। उन्होंने केवल इतना बताया कि वह वस्तु उस नेक्रोमैंसर द्वारा राजकुमारी के लिए छोड़ा गया एक उपहार थी। ये सुनकर राजकुमारी को याद आया कि वही छोटा कंकाल और उसका मालिक उससे पहले मिले थे। उसे एहसास हुआ कि वही रहस्यमय नेक्रोमैंसर उसकी सहायता कर गया था। इवांस ने कहा कि राजकुमारी की दयालुता का ही परिणाम था कि आज उसी व्यक्ति के उपहार ने उन सब की जान बचा ली। राजकुमारी ने खुशी से अपनी चाची लीडा को याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वह नेक्रोमैंसर कोई धोखेबाज नहीं है। चाची लीडा मुस्कुराते हुए उसकी बात मान गई और उसकी समझदारी की प्रशंसा की। उसी समय कहीं दूर मौजूद चेन को अचानक लगातार छींकें आने लगीं और उसने हंसते हुए सोचा कि शायद कोई उसे याद कर रहा है। दूसरी ओर चेन अपने कमरे में वापस लौट आया। उसने थक कर सोचा कि हर दिन उसके सामने कोई न कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है और उसे अब केवल शांति चाहिए। इसके बाद उसने अपने बनाए हुए जादुई उपकरण का निरीक्षण किया और महसूस किया कि उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। तभी उसके गाइड ने आकर उसे मूनलाइट मिस्टर द्वारा भेजा गया निमंत्रण पत्र सौंप दिया। उसी समय पूरे क्षेत्र में एक गंभीर समाचार फैल गया। एक संदेशवाहक शहर में पहुंचकर चिल्लाते हुए लोगों को सूचना देने लगा कि ओरकों के घुड़सवार सीमा पार कर चुके हैं और उन्होंने चांगफेंग के जंगलों में एमराल्ड किंगडम की राजकुमारी पर हमला किया है। उसने तत्काल शहर के रक्षकों को सतर्क करने का आदेश दिया ताकि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। कुछ समय बाद व्यापारी ने ल्यूक को अपने पास बुलाया। ल्यूक तुरंत उपस्थित हो गया। व्यापारी ने उसे एक नया मिशन सौंपते हुए पूछा कि क्या वह उस छोटे जादूगर को अच्छी तरह जानता है जो उड़ने वाले जहाज का उपयोग करता है। ल्यूक ने बिना झिझक इसकी पुष्टि की। तब व्यापारी ने उसे आदेश दिया कि वो तुरंत पता लगाए कि वो छोटा जादूगर कहाँ जा रहा है और जितनी जल्दी हो सके उसकी जानकारी लेकर लौटे। ल्यूक ने आदेश स्वीकार किया और बिना देर किए अपने मिशन पर निकल पड़ा। इसी बीच चेन एक बार फिर मैच टावर पहुंचा और वहां के प्रबंधक से मुलाकात की। प्रबंधक ने उसे संघ के नियम समझाए कि कोई भी छात्र बीच में प्रवेश नहीं ले सकता, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो पूरे साम्राज्य की व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। चेन ने पूरी विनम्रता से कहा कि वो इस नियम को समझता है। तब प्रबंधक ने उसे बताया कि इस समय मैच टावर में प्रवेश पाने के केवल दो ही रास्ते हैं। पहला, किसी शक्तिशाली कुलीन परिवार की सिफारिश और गारंटी प्राप्त करना, और दूसरा, किसी ऐसे छात्र की पहचान अपने नाम कर लेना जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहता हो। जब चेन ने इस व्यवस्था के बारे में विस्तार से पूछा तो प्रबंधक ने बताया कि कई छात्र वर्षों तक पढ़ने के बाद भी शुरुआती स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते और अंततः पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान गुप्त रूप से दूसरे व्यक्ति को दिलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए कई अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है और भारी मात्रा में असली सोना चांदी खर्च करना पड़ता है। चेन ने अपनी ओर से कुछ दिखाकर प्रबंधक को विश्वास दिलाया। प्रबंधक ने महसूस किया कि चेन साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने वादा किया कि अगले दिन उसे रूम नंबर 9 वाले छात्र के पास ले जाकर उसकी पहचान बदलवा दी जाएगी। चेन ने उसका आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि काम पूरा होने के बाद उसे उचित इनाम मिलेगा। चेन के जाने के बाद प्रबंधक ने अपने सैनिक को सख्त आदेश दिया कि पहचान बदलने की पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। अगले दिन योजना के अनुसार चेन को मैच टावर के भीतर ले जाया गया। विशाल और प्रसिद्ध मैच टावर को पहली बार भीतर से देखकर वो कुछ हैरान रह गया। उसकी कल्पना में ये स्थान कहीं अधिक भव्य था, लेकिन वास्तविकता में उसे ये किसी साधारण गांव के किसान के बाड़े जैसा लगा। उसके साथ चल रहा सैनिक अपनी ड्यूटी निभाते हुए आवश्यक जांच और आदेशों की प्रक्रिया पूरी करता रहा। चेन ने चारों ओर नजर दौड़ाई और मन ही मन निश्चय किया कि यदि कभी उसे अवसर मिला तो वह इस पूरे स्थान का स्वरूप बदलकर इसे कहीं अधिक व्यवस्थित और बेहतर बना देगा। सैनिक ने उसे सावधान करते हुए कहा कि फिलहाल परिस्थितियां सामान्य नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वह कुछ समय तक अंदर ही रहे और अनावश्यक रूप से बाहर न निकले। इसके बाद पहचान बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। सैनिक ने नए नाम से उसे पुकारते हुए डांटा कि वो इतनी देर से क्यों पहुंचा और क्या उसे अपने मालिक के आदेशों का महत्व समझ में नहीं आता। उसी क्षण चेन ने स्वयं को याद दिलाया कि अब उसकी असली पहचान छिप चुकी है और अब से उसे लुओ यी के नाम से ही जीना होगा। उसने तुरंत विनम्रता से माफी मांगी और देर होने का कारण रास्ते की परेशानी बताया। सैनिक उसकी बात से संतुष्ट हो गया और उसे जल्दी से अंदर आने का आदेश दिया। इस प्रकार चेन ने सफलतापूर्वक अपनी नई पहचान स्वीकार कर ली और बिना किसी संदेह के मैच टावर में प्रवेश कर गया। टावर के भीतर उसकी पहचान आधिकारिक रूप से ग्लोरी थर्ड ग्रुप के शिष्य लुओई के रूप में दर्ज कर दी गई। सैनिक उसे पूरे परिसर का परिचय कराने लगा। उसने छात्रावास, भोजनालय, कार्यालय और अन्य सामान्य स्थान दिखाए जहां विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते थे। घूमते हुए चेन की नजर एक अलग इलाके पर पड़ी।
जब उसने उसके बारे में पूछा तो सैनिक ने बताया कि वो मुख्य गाइड का निवास स्थान और अभ्यास मैदान है। वहां बिना अनुमति प्रवेश करना सख्त मना है और नियम तोड़ने वालों को कठोर दंड दिया जाता है। अंत में सैनिक ने हंसते हुए कहा कि अब उसका पेट भूख से परेशान हो रहा है और दोनों भोजन की ओर चल पड़े। अगले दिन चेन को प्रशिक्षण मैदान में ले जाया गया। सैनिक ने इंस्ट्रक्टर को सूचना दी कि लुओई छुट्टी के बाद वापस लौट आया है। यह सुनकर चेन के मन में एक अजीब सवाल उठा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि किसी ने यह तक महसूस नहीं किया कि लुओई का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसने अपने भाव चेहरे पर नहीं आने दिए। कुछ ही देर बाद इंस्ट्रक्टर मैदान में पहुंचे और सभी छात्रों को सख्त नियम सुनाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी छात्र अपनी जादुई शक्ति का घमंड करके दूसरों को परेशान नहीं करेगा और बाहर की बुरी आदतें टॉवर के भीतर नहीं लाएगा। उन्होंने ये भी घोषित किया कि यहाँ सभी विद्यार्थी समान हैं। यदि किसी को अपने धन, परिवार या रिश्तेदारों के आधार पर विशेष सुविधा चाहिए तो वो तुरंत ये स्थान छोड़ सकता है। अंत में उन्होंने कठोर शब्दों में कहा कि इस संस्थान में निकम्मे और आलसी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अगले दिन की ट्रेनिंग में जो भी देर से पहुंचेगा उसके परिणाम का जिम्मेदार वो स्वयं होगा। पास खड़े सैनिक ने धीमी आवाज में चेन को बताया कि इंस्ट्रक्टर मोर्टन को कभी मुख्य जादूगरों ने अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। इसी कारण वे अमीर परिवारों के बच्चों से सख्त नफरत करते हैं, लेकिन दिल से वे बुरे इंसान नहीं हैं। इसके बाद जादुई क्षमता की परीक्षा शुरू हुई। इंस्ट्रक्टर ने घोषणा की कि आज सभी विद्यार्थियों का मैजिक इंडेक्स दोबारा मापा जाएगा और सबसे पहले लुओई को आगे आना होगा। ये सुनते ही चेन चौंक गया। उसे लगा जैसे यह परीक्षा विशेष रूप से उसी के लिए रखी गई हो। परीक्षण शुरू होते ही कई छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बेहद कमजोर बताया तो किसी ने ताना मारा कि वो केवल संख्या पूरी करने के लिए यहाँ आया है। इंस्ट्रक्टर ने तुरंत सबको चुप करा दिया और स्वयं पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने समझाया कि सबसे पहले ब्लू लीफ के रूप की स्पष्ट कल्पना करनी होती है, फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करके बाहरी जादुई ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। गहरी सांस लेकर उस ऊर्जा को धीरे धीरे शरीर के भीतर लाया जाता है और अपनी शक्ति में बदला जाता है। इसके बाद आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय करके ऊर्जा को हाथों की नसों में एकत्र किया जाता है और विचारों की सहायता से उसे एक पूर्ण वृत्त का आकार दिया जाता है। अंत में उस पूरे वृत्त को अपनी जादुई शक्ति से भरकर मंत्र को पूरा किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया देखकर चेन के मन में पहली बार यह विचार आया कि क्या वास्तव में यही जादू की मूल विधि है। इंस्ट्रक्टर ने सभी छात्रों को आदेश दिया कि वे लगातार आध्यात्मिक शक्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करें और कम से कम प्रकाश उत्पन्न करने वाला सबसे बुनियादी जादू अवश्य सीखें। चेन ने आदरपूर्वक उनका धन्यवाद किया और वचन दिया कि वह पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करेगा। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद सैनिक ने मुस्कुराकर चेन से कहा कि उसने पहले ही बताया था कि इंस्ट्रक्टर वास्तव में बुरे नहीं हैं। चेन ने फिर पूछा कि जादुई दवा बनाने की सामग्री कहाँ से मिल सकती है। सैनिक ने बताया कि वही सामग्री इंस्ट्रक्टर से खरीदी जा सकती है और एक पैकेट की कीमत 6 सिल्वर कॉइन्स है। उसने ये भी जानकारी दी कि पास ही एक लाइट ट्रेनिंग रूम है जहां पर्याप्त पैसे होने पर कभी भी अभ्यास किया जा सकता है। ये सुनकर चेन खुश हो गया और उसने उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। उधर दूसरी ओर राजकुमारी अब भी महल में सुरक्षित थी, लेकिन लगातार बाहर जाने की इच्छा जता रही थी। उसकी दासी उसे समझाती रही कि वर्तमान हालात में बाहर निकलना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तभी इवांस पश्चिमी क्षेत्र से आई नई सूचना लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जांच के अनुसार ओरक उत्तर दिशा से जहाजों में सवार होकर शाशा पोर्ट पर गुप्त रूप से उतरे थे। वहां के कमांडर ने अपनी लापरवाही और अपराधबोध के कारण आत्महत्या कर ली थी। राजकुमारी को पूरा विश्वास था कि इस घटना के पीछे अवश्य कोई गद्दार था। इवांस ने आगे बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के कई रईसों ने राजकुमारी को अपने महलों में आमंत्रित किया है ताकि इस घटना के भय से उसका मन हटाया जा सके। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पश्चिमी संघ इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और गहराई से जांच नहीं करना चाहता। ओरक सरदार की मृत्यु ने संघ के जासूसों को डरा दिया था और अब उनका पूरा ध्यान उस रहस्यमय अग्नि जादूगर पर था जिसने ऐसा शक्तिशाली जादुई हथियार बनाया था। यह सुनकर राजकुमारी ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वो कभी उस छोटे जादूगर और उसके कंकाल साथी से दोबारा मिल पाएगी। इवांस ने भरोसा दिलाया कि वह उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुरक्षा है। राजकुमारी निराश होकर चुप हो गई। इसी बीच चेन सामान्य जीवन जीते हुए अपने साथियों के साथ भोजन कर रहा था तो उसने अपने साथी को बताया कि उसके लिए मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा बचाकर रखा गया है। उसी समय कुछ सैनिक आपस में चर्चा कर रहे थे कि चेन फिर पूरी रात ट्रेनिंग रूम में अभ्यास करता रहा। उसकी अथक मेहनत देखकर वे हैरान थे और उन्हें लगने लगा था कि वह जादू सीखने के लिए किसी पागल की तरह लगातार खुद को कठिन प्रशिक्षण दे रहा है। हेनजिया ने सभी को प्रशिक्षण के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। उसी दौरान चेन मोनेजिया परिवार की टीम के आने का समय पूछा। उसे बताया गया कि टीम पहले ही बैशी शहर पहुंच चुकी है और प्रवेश की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद लगातार यात्रा करते हुए लगभग 3-4 दिनों में यहां पहुंच जाएगी। इसके बाद चेन मो ने उस रहस्यमयी नेक्रोमैंसर के बारे में जानकारी मांगी। हैन जिया ने बताया कि एक गाइड का मित्र उसके ठिकाने से परिचित है, लेकिन वह नेक्रोमैंसर की अनुमति मिलने के बाद ही उसकी जानकारी देगा। यह सुनकर चेन मो ने फिलहाल धैर्य रखने और कुछ समय और प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। उधर छोटी लिन जीवान ने उत्सुकता से अपनी चाची लिनदान से पूछा कि क्या वे लोग उस नेक्रोमैंसर से दोबारा मिल पाएंगे, क्योंकि वो उसके अनोखे कंकाल को फिर से ध्यान से देखना चाहती थी। लिनदान मुस्कुराकर बोली कि जब उनके मास्टर उसे वापस युनवू पर्वत लेकर आएंगे तब वो जितनी देर चाहे उसे देख सकेगी। ये सुनते ही लिन जीवान खुशी से झूम उठी और
और घर लौटने की कल्पना से ही उत्साहित हो गई। इसके बाद चेनमो जादूगर मोडन के पास आवश्यक जादुई सामग्री खरीदने पहुंचा। मोडन ने उससे नाराजगी जताई कि वो रोज होने वाले प्रश्नोत्तर सत्र में कभी शामिल नहीं हुआ। चेनमो ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसे केवल बुनियादी ध्यान और वेदी आह्वान की शिक्षा मिली थी, इसलिए उसे उच्च स्तर के जादू की कोई विशेष जानकारी नहीं थी। ये सुनकर मोडन ने स्पष्ट कहा कि उसकी शिक्षा में गंभीर कमी रही है और ऐसे मार्गदर्शन के बिना किसी जादूगर का आगे बढ़ पाना कठिन होता है। चेन मो ने भी स्वीकार किया कि साधारण शिष्यों के साथ लगभग हर जगह ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। मोडन ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके यहाँ ऐसा नहीं होगा। उन्होंने जादू का वास्तविक सिद्धांत समझाते हुए बताया कि किसी भी जादू की शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा पर सटीक नियंत्रण और उसके सही उपयोग में छिपी होती है। प्रदर्शन के दौरान चेन मो ने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वेदी आह्वान का मूल जादुई मॉडल है। तब मॉडर्न ने उसे वही प्रक्रिया दोहराने के लिए कहा और समझाया कि हर व्यक्ति के भीतर अपना एक जन्मजात कानून का क्षेत्र या डोमेन होता है, जो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का प्रतीक है। इस प्रतिभा को किसी परीक्षा से नहीं आंका जा सकता। इसे केवल निरंतर साधना और अनुभव के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। इसी बीच अंधेरे में कुछ रहस्यमयी लोग किसी गुप्त साजिश पर चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गोपनीय योजना की खबर बाहर पहुंच चुकी है। वे ये जानने की कोशिश करने लगे कि ये सूचना आखिर किसने फैलाई। फानेर ने, बूढ़े लेओस ने, या फिर कुछ ऐसे मूर्ख लोगों ने जो आपस में मिलकर कोई नई चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। जांच करने पर पता चला कि खबर फैलाने वाला बटलर डर के मारे आत्महत्या कर चुका था। इसके बाद उनका ध्यान उस नौसिखिया शिष्य पर गया, जिसके बारे में सूचना मिली कि उसे आखिरी बार बैशी शहर में देखा गया था। अपने मुखिया के पूछताछ करने से पहले ही उन्होंने इस पूरे मामले और उससे जुड़े सभी सबूतों को पूरी तरह मिटा देने का आदेश दे दिया, जिसे उनके अधीनस्थों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उधर मॉडर्न ने आध्यात्मिक ऊर्जा के विभाजन से जुड़ा पूरा सैद्धांतिक ज्ञान चेनमो को समझाने के बाद उससे उसका प्रदर्शन करने को कहा। लेकिन जैसे ही चेनमो ने उस सिद्धांत को व्यवहार में उतार कर दिखाया, परिणाम देखकर स्वयं मॉडर्न स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने इसे लगभग असंभव करार दिया। चेनमो की असाधारण प्रतिभा ने यह साबित कर दिया कि उसकी सीखने और जादुई ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता सामान्य लोगों से कहीं अधिक थी। कुछ समय बाद एक व्यक्ति ने आकर सूचना दी कि कोई चेनमो से मिलने आया है। सामने वही छोटा लड़का था जिसे चेनमो ने पहले एक खास व्यक्ति पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसने बताया कि जिस व्यक्ति की तलाश की जा रही थी, उसके शिविर पर ओरक्स ने हमला कर दिया था और अब वो सुरक्षित रूप से जूशी किले में शरण लिए हुए है। ये सुनकर चेनमो ने सबसे पहले उसकी कुशलता के बारे में पूछा। लड़के ने आश्वस्त किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसने चेनमो से मिलने की इच्छा भी जताई है। ये सुनकर चेनमो चिंतित हो गया, क्योंकि अब वो लुओई नाम से रह रहा था। उसे डर था कि यदि वह सीधे यहाँ आ गई तो उसकी असली पहचान सबके सामने उजागर हो सकती है। इसलिए उसने पहले छुट्टी लेने का फैसला किया और फिर छोटे लड़के के साथ लियू शुआंग की काउंटी काउंटेस से मिलने जाने की योजना बनाई। छोटा लड़का भी तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। छुट्टी लेने के लिए चेनमो जब मॉडर्न के पास पहुंचा तो वह कुछ कह भी नहीं पाया था कि मॉडर्न ने पहले ही उसके हाथों में अपनी सबसे अनमोल धरोहरें सौंप दी। उनमें उनकी वर्षों की जादुई अंतर्दृष्टियां और नेक्रोमैंसर से जुड़े महत्वपूर्ण शोध नोट्स शामिल थे। ये अप्रत्याशित उपहार देखकर चेनमो भावुक हो उठा। तब मॉडर्न ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चेनमो की वास्तविक पृष्ठभूमि अभी भी रहस्य बनी हुई है और वो पहले ही बुनियादी जादू में महारत हासिल कर चुका है। यदि वो यहाँ और अधिक समय तक रुका तो उसकी असाधारण प्रतिभा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए उसके लिए आगे बढ़ना ही सबसे सही रास्ता था। चेनमो अपने गुरु के इस निर्णय से भावुक हो गया, लेकिन मॉडर्न ने उसे और कुछ कहने का अवसर नहीं दिया। उन्होंने अपना मन बदलने से पहले तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया। विदा होते समय चेनमो ने पहली बार अपना असली नाम बताया और विश्वास के साथ कहा कि जीवन के किसी न किसी मोड़ पर उनकी मुलाकात फिर अवश्य होगी। यह कहकर वो अपने गुरु को प्रणाम करके वहां से रवाना हो गया। इसी दौरान दूसरी ओर युनवू पर्वत लौटने की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। छोटी लिंजी युआन ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि क्या अब सभी लोग घर वापस जा रहे हैं। लिंदान ने उसे बताया कि उनकी यात्रा पहले जेड किंगडम से होकर गुजरेगी और अंत में वे अपने गंतव्य युनवू पर्वत पहुंचेंगे। ये सुनकर लिंजी युआन खुशी से भर उठी। दूसरी ओर रक्षक पेई वैन ने यह चिंता व्यक्त की कि क्या वो नेक्रोमैंसर उन्हें ढूंढ पाएगा। इसके उत्तर में आश्वासन दिया गया कि उसका गाइड छोटा चियाओक्सी वहीं रहेगा और सही समय आने पर उसे पूरे रास्ते का मार्गदर्शन करेगा। सारी चिंताएं दूर होने के बाद लिन जियुआन उत्साह के साथ यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो गई और सभी लोग अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। यात्रा के दौरान चेनमो अपनी नई 4 मार्गी विभाजन तकनीक का परीक्षण कर रहा था। उसे महसूस हुआ कि यह तकनीक बेहद हल्की, सुविधाजनक और पहले की तुलना में कहीं अधिक उपयोगी है। अब उसे किसी एक स्थान पर बैठकर डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता था, बल्कि वह कहीं भी रहते हुए तेजी से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकता था। अपनी इस नई व्यवस्था पर संतुष्ट होकर उसने मन ही मन अपनी महान मातृभूमि पर भरोसा जताया कि आगे का पूरा काम अब उसी के सहयोग से संभव होगा। उधर अनुसंधान संस्थान में हाल ही में प्राप्त नई आवश्यकताओं की सूची पहुंच चुकी थी। सूची पढ़ते ही एक अनुसंधानकर्ता हैरान रह गया, क्योंकि उसमें स्मार्ट रोबोट चिप सिस्टम को अपग्रेड करने, स्टील्थ युद्ध क्षमता बढ़ाने, पश्चिमी शिष्टाचार का पूरा सेट जोड़ने,
बेकार की बातचीत पर रोक लगाने और सीने पर पहनने योग्य समायोज्य दूरी वाले हेड अप डिस्प्ले प्रोजेक्टर जैसी अजीबोगरीब मांगे दर्ज थीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन सभी उपकरणों के लिए कोई तकनीकी पैरामीटर भी नहीं दिए गए थे। उसे ये पूरी सूची बेहद गैर पेशेवर लगी। इसके बावजूद उसे निर्देश मिला कि सभी मांगे जैसी लिखी गई हैं, ठीक वैसी ही पूरी की जाएं। एक अन्य सहयोगी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उनके पास इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं और वे इस तरह के काम में समय बर्बाद नहीं कर सकते। तभी वरिष्ठ वैज्ञानिक ने हस्तक्षेप किया और सभी को याद दिलाया कि सामने वाले व्यक्ति द्वारा भेजी गई दवाओं ने उनके देश के 3 शिक्षाविदों की जान बचाई थी। उनके अनुसार यह छोटा सा अनुरोध उस उपकार के सामने कुछ भी नहीं था और भविष्य में भी उनसे बहुमूल्य दवाइयां मिलने की पूरी संभावना थी। वरिष्ठ वैज्ञानिक का आदेश मिलते ही अनुसंधानकर्ता ने बिना किसी और बहस के सभी मांगों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ समय बाद चेनमो की मुलाकात आखिरकार काउंटी काउंटेस और उसके साथियों से हो गई। पेई वैन ने स्वीकार किया कि यदि चेनमो द्वारा पहले दिए गए विशेष हथियार न होते तो ओरक्स के हमले से उनका जीवित बचना लगभग असंभव था। इस पर चेनमो ने सारा श्रेय लेने से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वे हथियार उसे दूसरी दुनिया के एक लॉर्ड से केवल आत्मरक्षा के लिए आह्वान के माध्यम से मिले थे और वास्तविक सफलता का श्रेय पेई वैन की बहादुरी और नेतृत्व को जाता है। उसी समय लिन दान ने काउंटी काउंटेस को शिष्टाचार बनाए रखने की याद दिलाई। इसके बाद चेनमो ने स्वयं काउंटी काउंटेस का धन्यवाद किया। उसने बताया कि उसके द्वारा दी गई दवा ने उसके एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति की जान बचा ली थी। ये सुनकर लिन जियुआन ने विनम्रता से कहा कि इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं थी। तब चेनमो ने पूछा कि क्या उसके पास वैसी दवाइयों की कुछ और गोलियां हैं और यदि हों तो वह उन्हें खरीदना चाहता है। लिन जियुआन ने बताया कि उसके पास अभी 4 गोलियां बची हैं और वह बिना किसी कीमत के 3 गोलियां भी देने को तैयार है। लेकिन चेनमो ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, केवल एक गोली ही उसके लिए पर्याप्त होगी। दवा की बात समाप्त होने के बाद लिन जियुआन की नजर चेनमो के छोटे कंकाल पर पड़ी। उसने उत्सुकता से पूछा कि क्या यह वही छोटा कंकाल है जिसे उसने पहले देखा था। चेनमो ने मुस्कुराकर बताया कि यह वही शियाओबाई है, लेकिन अब इसमें कई सुधार और संशोधन किए जा चुके हैं। नया रूप देखकर लिन जियुआन उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। उसे वो पहले से कहीं अधिक आकर्षक, शानदार और प्रभावशाली लगा। तभी सबकी हैरानी के बीच शियाओबाई ने खुद बोलकर विनम्रता से कहा कि वो इतना भी खास नहीं है। ये देखकर लिन जियुआन आश्चर्यचकित रह गई कि अब ये छोटा कंकाल बात भी करने लगा था। इसके बाद चेन मो ने शियाओबाई को अपने साथ लाई हुई तिजोरी नीचे रखने का आदेश दिया। उसने बताया कि ये काउंटी काउंटेस के लिए उसकी ओर से लौटाने वाला विशेष उपहार है और वो उसमें रखी किसी भी वस्तु को अपनी पसंद से चुन सकती है। तिजोरी में रखी वस्तुओं को देखकर पेई वैन ने पूछा कि क्या ये वही हथियार हैं जो उन्हें पहले मिले थे। चेन मो ने समझाया कि इस बार के हथियार पहले वाले संस्करण से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावी हैं। यह सुनकर पेई वैन ने जानना चाहा कि यदि उन्हें ऐसे हथियार चाहिए हों तो कितने प्राप्त किए जा सकते हैं। चेन मो ने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तिजोरी ही उन्हें देने की पेशकश कर दी। उसकी उदारता देखकर पेई वैन ने मन ही मन स्वीकार किया कि यह युवा नेक्रोमैंसर मित्रता के योग्य व्यक्ति है। दूसरी ओर हैंजिया ने भी मन ही मन सोचा कि यदि चेन मो को अपने पक्ष में कर लिया जाए तो यह काउंटी काउंटेस के भविष्य के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। औपचारिक बातचीत के बीच लिन जियुआन उबने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसे ऐसी गंभीर और नियमों से भरी सभाएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उसकी जिज्ञासा चेन मो के बाहरी संसार के अनुभवों को सुनने की थी, इसलिए उसने उससे उसकी यात्राओं और रोमांचक घटनाओं की कहानियां सुनाने का अनुरोध किया। लेकिन लिन दान ने तुरंत उसे शिष्टाचार की याद दिलाई, जिससे वो चुप हो गई। इसके बाद पेई वैन ने बताया कि अगले ही दिन उनका दल फिर से यात्रा पर निकलने वाला है और उन्होंने चेन मो को भी अपने साथ युनवू पर्वत चलने का निमंत्रण दिया। चेन मो ने कहा कि उसके पास फिलहाल जाने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए यदि किसी को आपत्ति न हो तो वो खुशी खुशी उनके साथ चलेगा। ये सुनते ही लिन जियुआन सबसे पहले उत्साह से उसकी सहमति का स्वागत करने लगी और इस प्रकार चेन मो भी उनके दल का हिस्सा बनकर युनवू पर्वत की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो गया। यात्रा शुरू होने के बाद हर सुबह चेन मो सभी से पहले उठ जाता, सबको संक्षिप्त अभिवादन करता और बिना समय गंवाए अपनी साधना के लिए निकल जाता। यह उसका रोज का नियम बन चुका था। जब वो वहां से चला जाता तब पेई वैन हैरानी से पूछता कि क्या वो नेक्रोमैंसर प्रतिदिन यही करता है। हैंजिया इसकी पुष्टि करते हुए बताता कि चेन मो कभी भी अपने अभ्यास में चूक नहीं करता। दूसरी ओर लिन जियुआन को आश्चर्य होता कि वो उनके साथ भोजन करने भी नहीं आता। हैंजिया समझाता कि चेन मो पहले ही कह चुका है कि उसके लिए किसी को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखकर लिन दान भी उसकी प्रशंसा करती और कहती कि इतनी कम उम्र में इतना अनुशासन और आत्मनियंत्रण बहुत दुर्लभ होता है। एक दिन लिन जियुआन ने आखिरकार चेन मो को साधना से बाहर आते देखा और तुरंत उसके पास पहुंच गई। औपचारिक अभिवादन के बाद चेन मो ने उससे उस विशेष दवा के बारे में पूछा जिसने उसके प्रिय व्यक्ति की जान बचाई थी। वो जानना चाहता था कि इतनी प्रभावशाली दवा आखिर बनाई कैसे जाती है। लिन जियुआन ने गर्व से बताया कि उसकी चाची ने एल्फ जाति के जीवन के झरने के जल को विशेष विधि से शुद्ध करके उन गोलियों का निर्माण किया था। यह सुनकर चेन मो समझ गया कि यह कोई साधारण औषधि नहीं, बल्कि अत्यंत दुर्लभ और अनमोल वस्तु है। उसने अनुमान लगाया कि उसकी कीमत भी बहुत अधिक होगी, लेकिन लिन जियुआन ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी दवाइयां बिक्री के लिए नहीं होती।
तभी लिन दान ने फिर से लिन जियुआन को समझाया कि उसे चेन मो के अनुशासन और मेहनत से कुछ सीखना चाहिए। मगर लिन जियुआन हमेशा की तरह अनुशासन का नाम सुनते ही नाराज हो गई। ये देखकर चेन मो ने मन ही मन निश्चय किया कि यदि उसे भविष्य में वे अनमोल दवाइयां चाहिए होंगी तो उसे इस छोटी काउंटी काउंटेस को खुश रखना ही होगा। इसी दौरान अनुसंधान संस्थान से भेजा गया विशेष प्रोजेक्टर और बुद्धिमान उपकरण भी अपना प्रभाव दिखाने लगा। उसमें मौजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने मधुर धुन गाने के बाद अचानक चेतावनी दी कि उपयोगकर्ता इस समय भूखी है और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। साथ ही उसने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि भूखे पेट पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर लिन जियुआन ने तुरंत स्वीकार किया कि उसे सचमुच बहुत भूख लगी है। लिन दान पहले तो इस अजीब चेतावनी से हैरान रह गईं और उन्हें याद ही नहीं आया कि ऐसा नियम किस पुस्तक में लिखा है। तभी उपकरण ने स्वयं पूरी पुस्तक, अध्याय, पृष्ठ और नियम संख्या तक बता दी। लिन दान को यह सब बेहद असभ्य लगा, लेकिन लिन जियुआन ने अवसर का फायदा उठाया और भोजन ढूंढने के लिए बाहर जाने लगी। जब लिन दान ने उसे रोकना चाहा, तब उपकरण ने फिर से नियमों का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दिया कि किसी भी व्यक्ति की भोजन, नींद, संगीत और मनोरंजन जैसी सामान्य शारीरिक आवश्यकताओं में बाधा डालना उचित नहीं है। ये सुनकर लिन दान कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह निरुत्तर रह गई। बाद में चेन मो ने देखा कि लिन जियुआन किसी बात से उदास है। कारण पूछने पर उसने बताया कि रोज रोज ढेर सारी बातें याद करना उसके लिए बेहद कठिन हो गया है और वो इस बोझ से पूरी तरह थक चुकी है। तब चेन मो ने उसकी मदद करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि यदि वह पढ़ाई का विषय उसे एक बार सुनाए तो शायद वो उसे याद रखने का कोई आसान तरीका ढूंढ सके। लिन जियुआन को लगा कि शायद ये कोई जादू होगा। चेन मो ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। जब उसने अगले दिन किताब लाने की बात कही और ये भी याद दिलाया कि चेन मो को साधना करनी होगी, तब चेन मो ने पहली बार स्वयं कहा कि कुछ दिनों तक वो साधना से विश्राम ले सकता है। ये सुनकर लिन जियुआन खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि छोटा जादूगर सचमुच उसकी पढ़ाई में मदद करने वाला है। दवाइया के महत्व को समझते हुए चेन मो ने मन ही मन निश्चय किया कि उसे अपना सबसे प्रिय यंत्र भी त्यागना पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने भारी मन से वो विशेष उपकरण लिन जियुआन को सौंप दिया और समझाया कि इसे पहन लेने के बाद उसे कभी भी किताबें रटने की परेशानी नहीं होगी। पहले तो लिन जियुआन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन चेन मो ने भरोसा दिलाया कि एक जादूगर कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे ही उसने उपकरण पहनकर देखा, उसके भीतर से उसी की अपनी आवाज सुनाई देने लगी, जो पढ़ाई का पूरा पाठ दोहराने लगी। उसमें चलने, बैठने, कपड़े पहनने और शिष्टाचार से जुड़े सभी नियम क्रमवार सुनाई देने लगे। चेन मो ने उसे बताया कि हर परीक्षा से पहले उसे केवल एक बार पूरा पाठ बोलकर रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद परीक्षा के समय केवल एक बटन दबाना होगा। उसने ये भी समझाया कि उपकरण के इस हिस्से को बालों के नीचे छिपा लेना, ताकि किसी को उसके बारे में पता न चले। ये सब देखकर लिन जियुआन बेहद उत्साहित हो गई और पहली बार उसे परीक्षा का इंतजार होने लगा। कुछ समय बाद इस उपकरण का कमाल सबके सामने दिखाई दिया। लिन जियुआन बिना रुके चलते समय कदमों की सही लंबाई, कपड़ों का शिष्टाचार, भोजन करने के नियम, बर्तन पकड़ने का तरीका और बातचीत के सभी आदर्श नियम एक के बाद एक बिल्कुल सही ढंग से दोहराने लगी। उसे देखकर लिन दान आश्चर्यचकित रह गईं कि वो इतनी सारी बातें अचानक इतनी आसानी से कैसे याद करने लगी। लिन जियुआन ने मुस्कुराकर केवल इतना कहा कि उसके पास अब अपनी एक खास जादुई तरकीब है। बाद में उसने चेन मो की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि उसकी ये तरकीब सचमुच अद्भुत है। चेन मो को भी यह जानकर संतोष हुआ कि उसका उपकरण पूरी तरह सफल रहा। इस सफलता के बाद लिन जियुआन ने उत्साह में चेन मो से भविष्य में भी अपनी हर पढ़ाई में मदद करने का अनुरोध किया। बदले में उसने अपनी सारी कीमती दवाइयां देने तक की बात कह दी। चेन मो ने तब उसके सामने एक विशेष दस्तावेज रखा और उससे उस पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। उसने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी उसे किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, वो उसे ढूंढ सकती है और उसकी हर उचित इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। छोटी लिन जियुआन ने बिना पढ़े हस्ताक्षर करने को लेकर थोड़ी झिझक दिखाई और मजाक में पूछा कि कहीं छोटा जादूगर उसे धोखा तो नहीं दे रहा। चेन मो ने एक बार फिर शांत भाव से कहा कि जादूगर कभी झूठ नहीं बोलता। उस पर विश्वास करके लिन जियुआन ने आखिरकार दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उधर दूसरी ओर अचानक एक नया संकट पैदा हो गया। तेज तूफान के बीच कुछ सैनिकों ने एक बौने विमान चालक को जबरन पकड़ लिया और उसे हर हाल में विमान उड़ाने का आदेश देने लगे। चालक बार बार समझाता रहा कि ऐसे भीषण तूफान में उड़ान भरना एयरलाइन के कठोर नियमों के विरुद्ध है और ऐसा करना सभी की जान को खतरे में डाल देगा। लेकिन सैनिकों ने उसकी एक न सुनी और धमकी दी कि यदि उसने आदेश नहीं माना तो उसे वहीं मार दिया जाएगा। विमान में बैठे अन्य यात्री भी ये सब देखकर भयभीत हो गए और सोचने लगे कि आखिर कौन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसे मौसम में यात्रा करने को तैयार हैं। दूसरी ओर हैंजिया मन ही मन संभावित नुकसान और भारी हर्जाने की चिंता कर रहा था। तभी एक सैनिक ने सूचना दी कि लगातार 2 मिशन असफल हो चुके हैं और हेसेन की ओर से अब कठोर कार्रवाई का आदेश आ चुका है। ये सुनते ही हैंजिया ने तुरंत आगे बढ़ने का आदेश दिया। उसी समय इंपीरियल डार्क नाइट विक्टर ने उपस्थित होकर आदेश का पालन करने की शपथ ली। हैंजिया ने उसे स्पष्ट निर्देश दिया कि इस बार किसी भी कीमत पर उस छोटे नेक्रोमैंसर का सिर उसके सामने लाया जाए। विक्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश स्वीकार कर लिया और एक नए घातक अभियान